हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 13th लास्ट क्लास में हमने निर्वाचन आयोग और आपातकाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को पता होने चाहिए वो सब पढ़ लिए थे, मार्क कर लिए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए कोई डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 370 और जो अनुच्छेद 35 है ये किससे रिलेटेड है। ये दोनों आर्टिकल्स जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त करवाते थे। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए कि ये दोनों आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आपको पता होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था ये कब लागू हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में पारित हुआ 5 अगस्त को, लोकसभा में 6 अगस्त को पारित हुआ। ये आपको नहीं पता करना किस दिन ये लागू हुआ। जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो किस तारीख को लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश, वहां पे विधानसभा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 239A के तहत पुद्दुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू कश्मीर को गठित किया गया है, जबकि लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। तो पता होना चाहिए आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं होगी। और यहाँ पर अब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उपराज्यपाल का पद होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट में आपका पॉइंट लिखा होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। इस पॉइंट को भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है वो जरूर पता कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? 4 मुख वाला शेर है, उसका जो चित्र है, उसका जो डिजाइन है, उसे हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया हुआ है। और देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर 4 मुख वाला शेर है, 3 मुंह आपको दिखते हैं, एक मुंह पीछे है, तो 4 शेर एक के साथ एक बैठे हुए हैं गोले में, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पता क्या होना चाहिए कि जो ये सिंबल है 4 मुख वाले शेर का, इसे हमने लिया कहां से है? इसे हमने अशोक के सिंह स्तंभ से अपनाया है। तो अशोक का सिंह स्तंभ से इसे अपनाया है, ये पता होना चाहिए। और अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। अशोक का सिंह स्तंभ मध्य प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 4 मुख वाला शेर है उसका डिजाइन हमने लिया कहां से है? अशोक के सिंह स्तंभ से, जो कि सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को देश में राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद मुंडका उपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो लाइन है जो इसके नीचे लिखी हुई है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, उसे कहां से लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो मुंडका उपनिषद से इस सूत्र को लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में देखिए 3 रंग का तिरंगा जो है हमारा वो राष्ट्रीय ध्वज है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सबसे ऊपर रंग है आपका केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा। ठीक है, और यहाँ पे बना हुआ है हमारा नीले रंग का अशोक चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे हर रंग का क्या महत्व है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पहले वही देखते हैं। देखिए केसरिया रंग किसको दिखाता है? जागृति, शौर्य व त्याग को दर्शाता है। सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता को दर्शाता है, एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। इससे रिलेटेड देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है, जीके में भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा रंग किसको दिखाता है। और जो हमारा अशोक चक्र है ये प्रगति को दर्शाता है, मतलब एक्टिविटी हो रही है, प्रगति हो रही है, देश की प्रगति को दर्शाता है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, इसे भी आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय ध्वज से क्या बातें याद रखनी है। इसमें तिल्लियां कितनी है टोटल? अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। लंबाई है 3 और जो चौड़ाई है वो 2 है। 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये। ठीक है, रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, कब इसे अपनाया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसके प्रारूप को 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, अच्छे से रट लीजिएगा इस डेट को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड, उन्हें पढ़ लीजिएगा आप। राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, उनमें से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक के लिए झुका दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन यदि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति थे जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के केस में 12 दिनों के लिए और पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केस में 7 दिनों के लिए झंडे को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, याद करना है आपको ये। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध झंडा गीत। हमारा झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी रचना किसने करी थी? श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना की थी। मार्क कर लीजिएगा इसे। हिस्ट्री वाली वीडियोस करी थी हमने, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट मार्क कराया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान की रचना किसने करी? पहले तो ये पता होना चाहिए। इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने करी थी। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। देखिए कब इसे अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया, जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी तारीख आपको पता होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आप सिर्फ ईयर याद रखिए कि 1911 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कोलकाता मीटिंग थी, वहां पर सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री में मैंने आपको ये पॉइंट मार्क कराया था। वहां पर जब हमने कांग्रेस की मीटिंग से बारे में पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था और राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था। वहां पे भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था। ठीक है, तो 1911 की राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता मीटिंग में हमने सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया था। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए आपका आता है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। यहाँ पे लिखी हुई है आनंद मठ पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसी बुक के अंदर इन्होंने वंदे मातरम नाम का गीत लिखा था। उसे ही बाद में हमने अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। ठीक है, जो आनंद मठ पुस्तक है उसके अंदर राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है हमारा वंदे मातरम, और किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इतना आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। और साथ में कब इसे अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी तारीख को इसे अपनाया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट 5 सेकंड इसे गाने का समय है कुल। और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहले गाया गया था। तो 1911 की जो कोलकाता मीटिंग थी वहां पे सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, और 1896 का जो कोलकाता मीटिंग थी वहां पर सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको ये नोट दिखेगा, इसे मार्क कर लेना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संसद की जो मीटिंग होती है उसका स्टार्ट जनगण मन गाकर होता है, और जो उस मीटिंग का एंड है वो वंदे मातरम गाकर किया जाता है। इस पॉइंट को मार्क करना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो जरूर पता होना चाहिए आपको। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपने पढ़ाई होगा। तो राष्ट्रीय पुष्प का जो साइंटिफिक नेम है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो पढ़ लेना है। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, उसका साइंटिफिक नेम पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय फल का साइंटिफिक नेम, ऐसे ही बरगद का साइंटिफिक नेम, ये पढ़ लीजिएगा आप। राष्ट्रीय नदी क्या है हमारी? गंगा है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारा जलीय जीव कौन सा है? जल का जो जीव है हमारा राष्ट्रीय, वो है गंगैटिक डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, विरासत पशु हाथी, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे जो भी राष्ट्रीय प्रतीक थे उनके बारे में खत्म होता है। नेक्स्ट है संसद की वित्तीय समितियां। तो संसद के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अंदर देखिए कई सारी समितियां काम करती है छोटी छोटी, उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। इन 2 समितियों के बारे में हमें अच्छे से थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आती है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के बारे में देखिए इस नोट में लिखा हुआ है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप इसे। इसके बाद देखिए इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 30 सदस्य इसमें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होंगे और सारे के सारे लोकसभा से चुनकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो हर साल इस समिति को दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और पता होना चाहिए आपको, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो अगर 30 मेंबर्स में से एक लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हैं तो वही अपने आप इस समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे। उस समय
लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार नहीं होगा वो किसी एक व्यक्ति को इस समिति का अध्यक्ष चुने। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उसे किसके द्वारा चुना जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। परंतु अगर उपाध्यक्ष इस समिति के मेंबर हैं तो फिर वही अपने आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इस समिति का कार्य क्या होता है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, इस समिति का कार्य होता है कि सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए इसके बारे में जांच पड़ताल करेगी, साथ में संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, ये सब इसका कार्य होता है। तो इसके कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको सिंपल पता होना चाहिए कि सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए इसके बारे में इस समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को जाना जाता है, और इसी के साथ साथ लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को दो चीजें कहा जाता है, पहला तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन और दूसरा लघु लोकसभा। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो कौन सी है, प्राक्कलन समिति। ठीक है, इस समिति में कितने मेंबर हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष बाद दोबारा से इनका गठन किया जाता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और सारे के सारे कहां से हैं, लोकसभा से। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। तो जो दोनों समितियां हैं, प्राक्कलन और लोक लेखा, दोनों के जो अध्यक्ष हैं उनका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। दोनों के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही चुना जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, विपक्षी दल के सदस्य को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विपक्षी दल का सदस्य हो ऐसा जरूरी है, उन्हीं को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि विपक्षी दल के सदस्य ही इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो हमारे सीएजी हैं, वो जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उन लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए, जो महालेखा परीक्षक है उनका कार्य क्या होता है, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। मतलब देखिए, जो भारत सरकार को जो पैसे सदन द्वारा प्रदान किए गए, उन पैसों का कैसे इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, ये सब जांच कौन करते हैं, हमारे सीएजी। और सीएजी ने जो रिपोर्ट तैयार करी उसकी जांच कौन करेगी, लोक लेखा समिति करेगी। तो लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, जो भारत सरकार ने व्यय किया है उन सब के बारे में जांच पड़ताल करना कि सही व्यय हुआ है नहीं हुआ है, ये सब जांच करेगी। और साथ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट तैयार करी है उसकी जांच करने का कार्य भी लोक लेखा समिति का होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या था, कैसे खर्चे में कमी लाई जाए, कैसे प्रशासन को बढ़िया किया जाए, ये सब कार्य होता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है, दोनों कार्य अलग अलग है। लोक लेखा समिति कार्य से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन कार्य इनका यही है कि जो सीएजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को चेक करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको देगी, लोकसभा को देती है। ठीक है, ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है ये भी। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। बस यहाँ पे यही खत्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट समितियां थी, दो ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं संसद की, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इनके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायती राज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, पंचायती राज के पीछे का इतिहास क्या है, पहले वो पढ़ते हैं हम। तो देखिए, पंचायती राज किसके लिए कदम उठाया गया था, स्थानीय स्वशासन को और मजबूत करने के लिए और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। इन्होंने जो संकल्प पारित किया था 1882 में, उसको मैग्ना कार्टा की हैसियत दी गई है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई भारत में, तो 1882 में हुई। और किसने शुरुआत करी, लॉर्ड रिपन ने करी थी शुरुआत। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई देश के आजाद होने से पहले की। क्वेश्चन आता है कि देश के आजाद होने के बाद सबसे पहले पंचायत व्यवस्था को कब लागू किया गया और कहां पर लागू किया गया। तो देखिए, पंचायत राज का शुभारंभ
स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ये डेट पूरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को देश में लागू हुई थी। और कहां से लागू हुई थी? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत व्यवस्था को शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये जितने ही पॉइंट्स थे इन दोनों पॉइंट्स में, वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आपका दिया हुआ है जो दूसरा राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत राज व्यवस्था चालू हुई। तो आंध्र प्रदेश राज्य वो दूसरा राज्य है जहां पर पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ किया गया नेहरू जी द्वारा। ठीक है, डेट याद ना करें तो भी चल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि राजस्थान के बाद कहां पर पंचायत राज व्यवस्था चालू की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पंचायत राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति किस कार्य के लिए बनाई गई थी, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इन समितियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि किस कार्य के लिए बनाई गई थी। तो पहली बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी एल.एम. सिंघवी समिति। इन 3 समितियों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हो सके तो समय भी याद कर लीजिएगा कि कब इसका गठन हुआ, लेकिन नाम तो कम से कम पता ही हो आपको। ठीक है, जब बलवंत राय मेहता समिति बनी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति आई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसे साइड में नोट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 में इसका गठन हुआ था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगर आप प्रधानमंत्री का नाम याद ना करें, समय याद ना करें, तो कम से कम इतना याद कर लीजिएगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति है, इसका संबंध भारत की पंचायत राज से है। इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। ये पॉइंट आप भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। तो कम से कम व्यक्ति को 21 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो पंचायत का सदस्य बन सकता है। ठीक है, कौन से भाग में पंचायत के बारे में बता रखा है? भाग 9 में बता रखा है। और अनुच्छेद कौन सा है? 243। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन। तो आपको पता होगा ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। आप अनुसूची वाला पेज खोलेंगे, वहां पे आपको दिख जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसके तहत 29 विषय दिए गए हैं पंचायत को कार्य करने के लिए। ठीक है, 29 विषय पे पंचायत को अधिकार है कि वो विधि बना सकती है, कानून बना सकती है अपने कार्य करने के लिए। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची क्या बताती है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है कि किस प्रकार वो कार्य करेगी और क्या जो क्राइटेरिया उसे फॉलो करेगी। ठीक है, आगे देखिए भाग 9 और अनुच्छेद 243 ये भी हमें पंचायत राज के बारे में बताते हैं। बस आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक दर्जा कैसे मिला पंचायती राज को। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन दिलाता है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाता है। आपको पता चल गया क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है हमारे संविधान में, तो यही इसको संवैधानिक दर्जा दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहां पर पंचायती राज व्यवस्था है, कहां पर नहीं है, ये आपको ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन की जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पंचायती राज कितने स्तर पे है? तो त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 स्तरों पर कार्य करता है ये पंचायती राज। सबसे नीचे जो स्तर है वो कौन सा है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो कितने स्तर हैं और सबसे नीचे कौन सा स्तर है, ऊपर कौन सा है और सबसे ऊपर कौन सा है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। सबसे स्तर नीचे ग्राम स्तर, बीच में प्रखंड स्तर, सबसे ऊपर जिला स्तर। ठीक है, कितने स्तर हैं, क्या नाम है प्रत्येक स्तर का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पे 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए 100 सदस्य हैं पंचायत में, तो उसमें से 33 सदस्य महिला होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। तो जो भी पंचायत के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष चाहिए। यह पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की संचित निधि द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है। तो जो प्रत्येक राज्य की पंचायत होगी उसे राज्य की संचित निधि से ही पैसे मिलेंगे कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो अनुसूचियों में ही हमने पढ़ा था कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची क्या बताती है? नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताती है। लिखा होगा आपका 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है
और ये बताता है कि 18 विषय पर नगर पालिकाओं को शक्ति प्राप्त है कि वो विधि बना सकती है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है कि 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को देती है। ठीक है, ऊपर लिखा नहीं था तो मैंने आपको लिखवा दिया, 29 विषयों पर शक्ति प्राप्त है पंचायतों को कानून बनाने की। ठीक है, यहाँ पर कितने विषय हैं? 18 विषयों पर शक्ति प्राप्त है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग का आरक्षण किया गया है। ये पॉइंट सेम है तो आपको याद ही रहेगा। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नगर पालिकाओं के प्रकार। तो हमने पढ़ा था कि पंचायत राज त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 स्तर का ढांचा है और तीनों मिलकर एक ही कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नगर पालिका के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग जगहों के लिए अलग टाइप की नगर पालिका बनाई जाती है। पहला देखिए, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अभी तो वो गांव है लेकिन धीमे धीमे नगर बनने के राह पर चल रहा है, तो उसमें नगर पंचायत का गठन किया जाता है। छोटे नगर क्षेत्र के लिए नगर परिषद बनाई जाती है और बड़े नगर क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे छोटे नगर के लिए कौन से स्थानीय स्वशासन के रूप का इस्तेमाल किया जाता है, तो छोटे नगरों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। तो बस जगह का नाम क्या था, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म होता है पंचायती राज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियां और जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचे हुए हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।